रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना पर बूचा और मारियोपोल में नरसंहार के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो हो रहा है जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दामन पर दाग लगा दिया है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन सेना पर ऐसा क्या हो सकता है जो जंग की हर छोटी छोटी शर्त पर बयान देने वाले ज़ेलेंस्की भी यहां पर खामोश नजर आ रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी अपडेट आपको बता दें। यूक्रेन जंग को जारी हुए 270 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो रूस अपने हमले रोकने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन की फौज रूस के सामने झुकने के लिए। लिहाजा यूक्रेन जंग लगातार जारी है। जंग के दौरान पहली बार रूस ने यूक्रेन पर एक संगीन आरोप लगाया है। आरोप उसके निहत्थे सैनिकों के कत्ल का। इससे पहले हम आपको रूस के संगीन आरोप को तफसील से समझाएं। इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि रूस के आरोप की हकीकत इसी वीडियो में छिपी हुई है। बयालीस सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में दो हथियारबंद सैनिक दिखाई देते हैं और उनके पीछे गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसके बाद कैमरा घूमता है और एक तबाह हो चुके घर के आंगन में खड़ी बच्चों की एक लाल रंग की टॉय कार दिखाई देती है। एक सैनिक दबे पांव चलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कैमरा फिर घूमता है तो जमीन पर निशाना लगाए एक सैनिक दिखाई देता है, जिसकी जैकेट पर एक पीले रंग की पट्टी लगी है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रही ये यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी है। उसके बाद कैमरा एक सैनिक के चेहरे पर रुकने के बाद फिर उसी सैनिक की तरफ घूमता है, जो अब उल्टे पांव धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता नजर आता है। इसके बाद जमीन पर लेटे कुछ निहत्थे सैनिक नजर आते हैं और एक सैनिक हाथ उठाए कैमरे की जद में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह जमीन पर लेट जाता है। इसके बाद कैमरे के लेंस में दो और सैनिक नजर आते हैं, जो जमीन पर पेट के बल लेटे बाकी सैनिकों की ही तरह जमीन पर लेट जाते हैं। अब हम इस तस्वीर को फ्रीज कर आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे सैनिकों की गिनती बताए देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तस्वीर में जमीन पर लेटे कुल 10 सैनिक हैं। अभी कोई कुछ समझ पाए, कैमरे की जद में एक हथियारबंद सैनिक नजर आता है और फिर कैमरा इस कदर हिलता है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज जरूर सुनी जा सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये वीडियो फुटेज जंग में सरेंडर कर रहे उसके निहत्थे सैनिकों के नरसंहार की है। रूस के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसके 10 सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और ये वीडियो उसी कत्लेआम का है, जो कि अब यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। जानकारी के मुताबिक ये घटना यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के माकीवका गांव के एक घर के आंगन में हुई, लेकिन अभी तक ना तो इस जगह और ना ही वीडियो में दिखाए गए लोगों की पहचान की पुष्टि हो पाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये वारदात 12 नवंबर को या उससे पहले की है। रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन सेना की 80वीं एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड के सैनिक इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार हैं। उग्रफासिस्टों की 80वीं एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने पकड़े गए रूसी सैनिकों के एक दस्ते को मार डाला। कम से कम 11 लोग मारे गए। कैदियों को गोली मारना किसी भी शासन के लिए एक युद्ध अपराध है। और अब दावा
ये किया जा रहा है कि अमेरिका जो है यूक्रेन पर रूस के शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कुछ और ही कहना है। बिल्कुल ये कहना है उनका कि रूस के साथ जंग खत्म करने के बाद भी इलाके में शांति बहाल नहीं होगी। या उनके मुताबिक ये जंग रूस की हार के बाद ही अब खत्म होने वाली है, यानी कि ये युद्ध जो है वो लंबा चलता जाएगा। यूक्रेन ने अभी तक रूस के इस संगीन आरोप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अलबत्ता ये दावा जरूर किया है कि लुहांस्क फ्रंट लाइन से 70 किलोमीटर दूर डेनेइनकोव गांव और उसके आसपास के इलाकों में उसके आर्टिलरी हमले में 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने खेरसोन के दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर मिखेलका शहर पर गोलाबारी की थी। रूसी सेना ने नवंबर महीने की शुरुआत में ही ये शहर छोड़ दिया था और वहां से पीछे हट गई थी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक ये जंग 2023 के बसंत तक खत्म हो जाएगी और यूक्रेन के सभी इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया जाएगा। I think, being realistic, we should, as a military, to follow this scenario that we will need some time to build up some kind of reserves or something, and also that Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring, this war will over. अखबार द डॉन का दावा है कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस के साथ शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहा है। खबर के मुताबिक पेंटागन का मानना है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को यूक्रेन के लिए वापस हासिल करना एक मुश्किल काम है, लिहाजा उसे रूस से जंग खत्म करने के लिए बात करनी चाहिए। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल मार्क माइली के मुताबिक इस वक्त रूस बैकफुट पर है, लिहाजा यूक्रेन को जंग जारी रखने के बजाय बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म करना चाहिए। जनरल मार्क माइली के मुताबिक इस जंग में रूस अब तक 1 लाख सैनिकों को गंवा चुका है और इतनी ही बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर यूक्रेन ये जंग जारी रखता है तो आने वाले वक्त में उसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ जंग खत्म करने के बाद भी इस इलाके में शांति बहाल नहीं होगी। उनके मुताबिक ये जंग रूस की हार के बाद ही खत्म होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र और G20 के राष्ट्राध्यक्षों को दिए उनके 10 सूत्रीय शांति मसौदे को अमल में लाने के बाद ही इस इलाके में शांति बहाल की जा सकती है। There are 10 items in the Ukrainian peace formula. These are challenges which should be overcome for the sake of security of Ukraine, Europe, and the world. This is peace formula for the world. Ukraine proposed precisely such a peace formula. I presented it to the UN General Assembly and the G20 summit, and I'm asking you to help us implement this formula. This is the only way to the real peace. रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना के हाल के हमलों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस का तो ये भी दावा है कि उसने यूक्रेन के जिन अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर मिसाइल हमले किए वो कामयाब रहे।
और इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूक्रेन रूस सेना के खिलाफ जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि खेरसोन इलाके में उसकी सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस तरह अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जारी है, ये जल्द थमने वाली कम से कम नहीं है अभी। लेकिन अब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, उसे देखते हुए तो ये लगता है कि जंग अभी और ज्यादा भीषण होने वाली है। रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन की फौज जानबूझकर ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाकर उस पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерия Вооруженных сил Украины по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. लेकिन यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि खेरसोन इलाके में उसकी सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка Херсонської області. Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ в результаті ураження району зосередження окупантів втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів. जाहिर सी बात है कि जिस तरह अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जारी है, ये जल्द थमने वाली नहीं है। लेकिन अब जिस तरह रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, उन्हें देखते हुए तो लगता है कि ये जंग अभी और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। लेकिन दुनिया बस इसी बात से डरी हुई है कि कहीं राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को खत्म करने के इरादे से यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक नई जंग की आग में जलने के लिए मजबूर हो जाएगी। और चलिए अब आपको यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ज़ापोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी बमबारी। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी कर यूक्रेन की सेना पर लगाया हमले का आरोप। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सेना पर यूक्रेन ने हमला किया है। हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस के ट्रक को पहले ट्रैक किया गया और उसके बाद कई बम दागे गए। युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। फरवरी से रूस के 8000 यूनिट से ज्यादा सैन्य उपकरण होने का दावा किया गया है। इनमें से 2600 से ज्यादा यूनिट को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया है, जबकि करीब 5000 यूनिट तबाह कर दिए गए। यूक्रेन और रूस का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हो गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव का दौरा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सुनक ने मुलाकात की है। ऋषि सुनक ने यूक्रेन को $6 करोड़ के एयर डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया। क्यूबा के प्रेसिडेंट मिग्यूल डियाज का 3 दिन का मॉस्को दौरा। यूक्रेन और रूस युद्ध में क्यूबा की एंट्री काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में डोनेट्स्क से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के इस इलाके पर रूस की भयानक बमबारी लगातार जारी है। ये वही इलाका है जहां रूस ने जनमत संग्रह के बाद रूस के कब्जे का दावा कर दिया था। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में रूस के सैनिकों पर गोलियां चलाते दिखे यूक्रेन के सैनिक, जबकि दावा किया गया है कि रूस के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना पर क्यूबा, बुचा और मरियापोल में नरसंहार के आरोप लगा चुके हैं।
कादिरोव ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया है कि यूक्रेन की सेना के अफसरों को बंदी बना लिया गया है। इनमें से एक कैदी को सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कादिरोव ने यूक्रेन के सैनिकों का मजाक बनाते हुए कोई टिप्पणी भी की है। रूस के मॉस्को में इंडस्ट्रियल एरिया में 2 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। हादसे में 7 लोगों की मौत का दावा। और इस वक्त राजधानी कीव से क्रेमलिन तक, लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मची हुई है। ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के लिए जो ऐलान किया है उसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल, सबको डरा दिया है, चौंका दिया है। आलम यह है कि महायुद्ध की अंतिम चिंगारी कहीं एटम बम में शोलों में न तब्दील हो जाए। जी हां, खेरसोन वाली जीत से जोश के घोड़े पर सवार जेलेंस्की को हथियारों का अब नया पता मिल गया है और इन हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की युद्ध में बलवान बने बैठे हैं। खेरसोन वाली हार के हाहाकार के बीच कीव की इस तस्वीर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौलते गुस्से में उबाल तेज कर दिया है। कीव की ये तस्वीर ब्रिटेन के ताजा प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक की है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से याराना निभाने कीव पहुंचे हैं। बर्फ से ढके टैंक, आर्मी कमांडर से मुलाकात, सेना के साजो सामान के निरीक्षण के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की से वादा किया कि वो आखिरी सांस तक उनके साथ हैं। सबूत के लिए फिलहाल ऋषि सुनक ने यूक्रेन को डिफेंस हेल्प देने का वादा किया। The courage of the Ukrainian people is an inspiration to the world. In years to come, we will tell our grandchildren of your story, how a proud and sovereign people stood up in the face of an appalling onslaught. How you fought, how you sacrificed, how you prevailed. As Prime Minister of the United Kingdom, I'm proud of how we stood with you from the very beginning. And I'm here today to say that the United Kingdom will continue to stand with you. ये तस्वीर एक लिहाज से रूस के खिलाफ ब्रिटेन की दुश्मनी की नई मिसाल नहीं है। इसके पहले बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर राउंड लगा चुके हैं। लिज ट्रस यूक्रेन के लिए अपना संदेश सुना चुकी हैं। ऋषि सुनक ने यूक्रेन को $6 करोड़ के एयर डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया है। इनमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और ड्रोन रोधी तकनीक, दर्जनों रडार और एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की भी सप्लाई की जाएगी। But in the difficult days ahead, let us draw. This year alone, we have provided £2.3 billion of military support. And we will do the same again next year. As you succeed in pushing back Russian forces on the ground, your homes, your hospitals, your power stations are being destroyed by the air. So to help you defend yourselves, we are today providing new air defense support, including 120 anti-aircraft guns, radar, and anti-drone equipment. युद्ध में योद्धा को क्या चाहिए? हथियार। और हथियारों की खेप अगर इसी तरह ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचती रही तो पुतिन की कीव कब्जे की प्लानिंग जमीन पर उतरने में बहुत देर लगने वाली है। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन की मदद और पुतिन के खिलाफ साथ देने के वादे के साथ ब्रिटेन का तहे दिल से धन्यवाद किया। Сьогодні відбувся і надзвичайно важливий візит в Україну. Візит нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн. Це вже точно. Дякую, Ріші.
Пане прем'єр-міністре, за готовність разом з нами ще міцніше захищати свободу. Маємо і деякі дуже потрібні рішення. Домовились про них сьогодні. यूक्रेन को चाहे हथियार देकर मदद हो, संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक स्तर पर जितनी मदद करनी हो, सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्रियों का कीव पहुंचना हो। ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जिसने यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद की है। अभी हफ्ते भर पहले भी ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट के मुताबिक उसे आर्मी के साजो सामान देने का ऐलान किया है। उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। थिंक टैंक कियल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 24 जनवरी से 3 अक्टूबर के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए 27 बिलियन यूरो की सहायता घोषित की। ब्रिटेन ने 3.74 यूरो की सहायता दी है। यूरोपियन यूनियन के संस्थान इन दोनों से बहुत पीछे हैं, जहां से यूक्रेन को 2.5 बिलियन यूरो की मदद का वादा मिला है। पोलैंड ने 1.82 बिलियन यूरो कीमत के हथियारों की सप्लाई की है। और इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान में नए जनरल की रेस शुरू हो गई। इसके लिए 4 नाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए हैं। इस रेस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का ये नाम है, जो कि इसी सप्ताह रिटायर होने वाले हैं, जबकि पुराने जनरल बाजवा अगले सप्ताह रिटायर हो रहे हैं। असीम मुनीर के अलावा 3 और लोग इस रेस में शामिल हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद का नाम शामिल है। जनरल फैज इमरान के करीबी बताए जाते हैं, जबकि असीम मुनीर इमरान के विरोधी हैं। उन्हें आईएसआई के चीफ के पद से इमरान के कहने पर ही हटाया गया था। आरोप है कि उन्होंने पेगासस के दौरान भी और उसके जरिए भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी करवाई थी। और इसके साथ ही उनकी पत्नी और एक कारोबारी के बीच हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हो गया था। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे है असीम मुनीर। और चलिए, रेस में असीम मुनीर का क्योंकि नाम सबसे ज्यादा आ रहा है और क्योंकि चौंकाने वाली खबर ये है, और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओपी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हो सकता है ऐसा, और पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। हेलो, चेक 1 2 3 चेक। ओपी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सवाल नहीं सुनाई दिया मुझे। बिल्कुल ओपी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम आखिर कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ओपी तिवारी का हम रुक करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, असीम मुनीर जो कि इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं, मौजूदा सरकार के विरोधी है इमरान खान के। हालांकि कहा यह जाता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्हें पद से हटा दिया गया था। और ऐसे में एक बार फिर से ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, कुछ भी मतलब कुछ भी संभव है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान के नए जनरल पद के लिए असीम मुनीर का नाम आखिर कैसे शामिल हो सकता है, जबकि वो तो इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असीम मुनीर का नाम अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं था। कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था कि असीम मुनीर इस दौड़ में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब अपने भाई से लंदन में बात की, तो वहां पर बातचीत के दौरान असीम मुनीर का नाम सामने आया। और असीम मुनीर को, चूंकि वो इमरान खान के धुर विरोधी बताए जाते हैं, 27वें आईएसआई जनरल के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी। और उनकी इस नियुक्ति के फौरन बाद ही इमरान खान से उनका झगड़ा हुआ था, चूंकि उन्होंने आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के घर की पेगासस के जरिए जासूसी कराई थी। और उनकी पत्नी तथा एक अन्य व्यवसायी का टेप लोगों के सामने आ गया था। तो धुर विरोधी होने के कारण असीम मुनीर को अचानक इस लिस्ट में ला दिया गया है, जबकि विरोधी रहे और इसी वजह से उन्हें अब तरजीह भी दी जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का पद ये इतना अहम क्यों है, क्यों खास है कि सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है? देखिए, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख का पद है वो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो पद है उससे भी कहीं ऊपर जाकर वो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी विदेश नीतियों से संबंधित फैसले होते हैं वो सारे के सारे उन सारे सभी फैसलों में जो जनरल पाकिस्तान है वो शामिल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनरल पाकिस्तान जब मर्जी चाहे, इसके पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं, वो जब चाहे पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करके खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन ओपी, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कहीं इस पूरी पटकथा के पीछे जनरल बाजवा तो नहीं है, ये भी अब कहीं ना कहीं सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, जनरल बाजवा अब 29 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, ऐसा अनाउंसमेंट वो खुद भी कर चुके हैं और यही कारण ये प्रोसेस चल रहा है।
ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा मार्च में होने वाले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो पाकिस्तानी फौज का जनरल हो वो उनका अपना हो। जहां जो जनरल मुनीर हैं ये उनके अंडर में ब्रिगेडियर रह चुके हैं जब वो 10 कोर कमांडर थे, तो इस पद पर आने वाला जो भी शख्स होगा वो जनरल बाजवा का होगा। जनरल बाजवा की यही कोशिश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।